अब 10 मिनट बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। क्योंकि पहले तो आपका आभार। आप 10 मिनट सुनेंगे, 10 मिनट के बाद मैं बंद कर दूँगा क्योंकि यही पेपर किताब में भी है। यदि इसमें कुछ रस मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आप वहाँ इसको ढूँढ के पढ़ लेंगे, नहीं तो यहाँ 10 मिनट आपको झेलना ही पड़ेगा। तो पहले बहुत सारी बातें की गई कि बहुत सारे उदाहरण दे दिए गए हैं, लेकिन पूर्व परंपरा में जो कह दिया गया है, साहित्य को वो लाभ है कि वो नए तरीके से या सलीके से उसको दोबारा से कह दे। तो मैं भी सलीका है या नहीं, लेकिन दोबारा से कहने की कोशिश करूँगा। मैंने अपने इस लेख का शीर्षक रखा है विजय देवनारायण शाही, मधुर मंजिलों का शिल्पी। मलारमे ने कहीं लिखा है, कविता विचारों से नहीं शब्दों से लिखी जाती है और वह अर्थहीन होती है, इतना जोड़ना भूल गया। विजय देवनारायण शाही भी साहित्य को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के पक्षपाती नहीं थे। वे मानते थे कि साहित्य की जिम्मेदारी है कि वह बार-बार मनुष्य को बदलते हुए देश काल में परिभाषित करे। उसके भीतर विचारधारा नहीं, बल्कि साहित्यिकता बनी रहे। साहित्य किसी भी पार्टी के प्रचार का अस्त्र नहीं है, बल्कि वह मानवीय संवेदना का जीवंत दस्तावेज है। हालांकि बिना विचारों की साहित्यिक रचना के पूरे बागजाल होने के खतरे भी हैं, किंतु इनका निराकरण ही समर्थ रचनाकार का दाय है। हर दौर में लेखकों पर यह मलार्मीय विडंबना मंडराती रही है, और इस मलार्मीय विडंबना को समझने के लिए आपको विजय देवनारायण शाही जी का लेख है राजनीति और साहित्य, उसका पहला ही उद्धरण जिसमें वो अलेक्जेंड्रिया की एक जहाँ लाइब्रेरी को जलाया गया है उसका उदाहरण रखते हैं, तो वो अपने आप में इस मलार्मीय विडंबना को समझने में काम आ सकता है। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम जहाँ हैं वहां से कहाँ चलें। क्या आज हम तमस से ज्योति, असत से सत और मृत्यु से अमरत्व की ओर देखें, या हम साहित्य की साहित्य की सौंदर्यानुभूति कैसे देखें? क्या मनुष्य का आंतरिक संसार और उसकी आंतरिक सौंदर्यानुभूति का सूत्र हमारी कोई मदद कर सकता है? शाही का सारा आलोचनात्मक क्रम इसी तरह के सवालों के इर्द गिर्द बारंबार टकराता है। शाही जी का जो 25 शीलों में से जो 14वां शील है, जिसके बारे में चर्चा की गई है, वो उनके लेखन के बारे में भी बहुत काम का है। वो लिखते हैं, जो मैंने भोगा है वह सब मेरी कविता का विषय नहीं है। कविता का वह विषय वह होता है जो अब तक भोगने की प्रणाली में नहीं बैठ पाता है। हर कलाकृति ठोस विशिष्ट अनुभूति से उपजती है और उसका उद्देश्य अनुभूति की सामान्य कोटियों को नए सिरे से परिभाषित करना होता है। यह लंबा कोट है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। शाही कविता की व्याख्या करते हुए और छायावाद से नई कविता तक आते देखते हैं कि छायावाद का जो अपराजेय संकल्प है, वह दूसरे दौर में अपराजेय व्यवस्था में बदल जाता है और नई कविता में वह खंडित चेतना के रूप में उभर कर सामने आता है। यही उसकी तीसरे दशक से भिन्नता की मुख्य वजह भी है। तार सप्तक के कवि सत्य क्या है पूछते हैं और अत्यंत आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। उत्तर की आतुर प्रतीक्षा ही उन्हें मंजिल पर पहुंचे हुए राही नहीं, राहों का अन्वेषी बनाते हैं। विजय देवनारायण शाही पूरे समाजवादी लेखक नहीं है। उन्होंने अपने पुस्तकों में मार्क्सवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, राजनीति और साहित्य के अंतर संबंधों पर बहुत बहसें की हैं। साहित्य क्यों, भारतीयता क्या है, धर्मनिरपेक्षता, हमारा समय जैसे उनके अनेक लेख इसी तरह की तीखी बहसों से भरे हुए हैं। वो अपने एक लेख साहित्य और राजनीति में लिखते हैं कि वर्ग समाज वर्ग मूल्यों को जन्म देता है और चूंकि वर्ग मूल्य समस्त समाज को निर्द्वंद्व आत्मसात नहीं कर सकते, तो अपने अंतिम रूप में वे कभी भी तार्किक या बुद्धिवादी नहीं हो सकते। इस द्वंद्व को न्यायपूर्ण सिद्ध करने या इससे पलायन करने, दोनों ही के लिए बुद्धि विरोधी प्रवृत्तियों का सहारा लेना पड़ेगा। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पूंजीवाद क्यों धर्म को समाज से समूल नष्ट नहीं कर सकता। आज भी हम पूंजीवाद के उपहार में धर्म के संकीर्ण और रूढ़िवादी ढांचे के प्रति जो मोह है वो देख सकते हैं। जैसे जैसे पूंजी कमाने के तरीके अमानवीय होते जाते हैं,
वैसे वैसे व्यक्ति के भीतर की धार्मिकता बल पकड़ने लगती है। यही प्रवृत्ति फिर एक वर्ग या सत्ता के पाशिष्ट होने की राह खोलती है। दूर सिलिकॉन वैली में बैठे हुए अरबपति भारत की ओर बढ़ते ही बड़े धार्मिक हो सकते हैं। आखिर क्यों? क्या यह एक तरह का क्या देश से बाहर गए लोग अपने देश के साथ ऐसा सलूक करते हैं? यह पूंजीवाद की इस प्रणति से हम समझ सकते हैं। साहित्य पर बहुत सारी बातें करते करते तक आते आते हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह हो जाता है कि आलोचना का वास्तविक दायित्व क्या है। और अब तक जितने वक्ता बोले हैं उनमें से किसी ने ये कोट नहीं किया है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब शाही देते हैं कि आलोचना का काम साहित्यिक कृति की संवेदना को जबरदस्ती खींचकर पाठक तक पहुंचाना नहीं है। आलोचना सिर्फ इतना कर सकती है कि पाठकों के जो भी वैचारिक या धारणात्मक पूर्वग्रह जाने अनजाने अपनी उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण पाठकों को उस ओर उन्मुख करने से रोक रहे हैं जहां से काव्य का प्रभाव प्रभावित हो रहा है, उन्हें विनिष्ट करके पाठक को एक उचित तत्परता की अवस्था में छोड़ दे। यंत्र जगत की एक स्थूल उपमा के द्वारा हम यूं कह सकते हैं कि रेडियो की सुई को उचित लहरमान लगा देना आलोचना का काम है। बाकी ट्रांसमीटर से आता हुआ गायन तो रेडियो सेट स्वयं पकड़ेगा। आलोचना का उद्देश्य केवल सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन भर नहीं है। आलोचना के सामने असली सवाल यह है कि वह उस सामाजिक यथार्थ की विकृतियों को पकड़े। आज जब हम यथार्थवादी रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो हम उसके किसी सामाजिक यथार्थ की बात नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि यथार्थ बहुत सारी परतों में होता है। शाही एक दूसरे लेख में साहित्य की सत्यता के बारे में भी सवाल करते हैं और लिखते हैं कि साहित्य चाहे वो प्रगतिशील हो या प्रगतिशीलता के मार्क्सवादी मापदंड से दूर हो, लेकिन उसमें बुनियादी तत्व सत्यता होनी चाहिए। यदि हम विमर्शवादी लेखन या अस्मितावादी लेखन को देखें तो वहां एक जगह बनती है जो सवाल उठाती है कि क्या जो अब तक साहित्य लिखा गया उसमें जेंडर या कास्ट की सत्यता को उस तरह से देखा नहीं गया। इसकी ओर भी शाही के लेख में शाही के इस लेख में उस ओर इशारा मिलता है। शाही जी ने रामविलास शर्मा जी को सामने रखकर उन्हें एक जो मार्क्सवाद में जो एक तरह का रहस्यवाद है उसकी ओर भी इशारा किया। उन्होंने लिखा है कि रहस्यवाद दो तरह का होता है। एक तो वह है जिसमें साधक को सचमुच ज्ञात नहीं होता कि उसका प्रेय क्या है, वह केवल उसका आभास मात्र पाता है और भक्ति करता है। ऐसे रहस्यवादी हमारे संत थे, वह ऋजु रहस्यवाद है। दूसरा रहस्यवाद वह होता है जिसमें साधक खूब अच्छी तरह जानता है कि वह क्या चाहता है, किंतु उसे साफ साफ कहना शर्म या खतरे की बात समझकर शब्दों का आडंबर खड़ा करता है। हिंदी में जनवाद के प्रणेता ये सामाजिक रहस्यवादी इसी श्रेणी में आते हैं और खासकर रामविलास शर्मा जी का वहां वो नाम लेते हैं। दो ही व्यक्तियों का नाम उनके पूरे आलोचना क्रम में मिलता है। एक का नाम पहले लिया जा चुका है, आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी जी, और दूसरे रामविलास शर्मा जी। धर्मनिरपेक्षता का जहां तक सवाल है तो शाही जी चाहते हैं कि हम सवाल को उलट करके पूछें। अब तक हम सवाल पूछते आए हैं कि क्या सारे धर्म समान रूप से सार्थक हैं। वो इस सवाल को पलट देते हैं कि क्या अब हमें इस सवाल को इस तरह से नहीं पूछना चाहिए कि क्या सारे धर्म एक रूप से निरर्थक नहीं है। आप उनकी आलोचना क्रम में देखेंगे कि वो लिखते हैं कि संत सूफी और भक्ति साहित्य में धर्म का आंतरिक अनुभूति के रूप में किया गया वर्णन आज हमारे ज्यादा काम का नहीं है। वहां सारे कवि गण धर्म को एक भीतरी संगीत में बदलकर अपने अपने ढंग से समान दूरी वाली धर्म निरपेक्षता तक पहुंचाते हैं और इसके लिए वे दुनिया को आजाद छोड़ देते हैं। आज के धर्म दुनिया अपनी कैद में रखने की ओर प्रवृत्त है। शाही की आलोचना का जो मुख्य केंद्रीय तत्व है वो साधारण और भूखा आदमी है।
एक जगह उन्होंने लिखा है कि कविता से दुनिया नहीं बदलती, दुनिया को बदलना है, यानी दुनिया को बदलना है तो आप प्रधानमंत्री बनिए। एक आखिरी बात कहकर, हालांकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कह दी गई हैं, जैसी के बारे में भी और बस्तर के बारे में भी, कि न्यूयॉर्क को बनाए रखना है तो बस्तर को भी बनाए रखना है। शाही की चिंता का सबसे अहम बिंदु है, जो उनकी कविता का भी मुख्य बिंदु है और उनकी आलोचना का भी मुख्य बिंदु है, कि असुरक्षित और भूखे व्यक्ति की पीड़ा का अंत कैसे हो। वे लिखते हैं, मैं यह कहूंगा कि जो आदमी 3 वर्ष से खाना नहीं खाए हुए है, उसके पेट में रोटी डालना, यह है समसामयिकता। शाही केवल नारों में प्रगतिशील आंदोलन को खड़े करने वाले लेखक नहीं है। उस समय बहुत सारे कवि नारे भी लिख रहे थे। तो शाही के सारे साहित्यिक विमर्श से हम यही हासिल कर सकते हैं। और मुझे अंत में उनकी कविता मानव राग की पंक्तियां याद आती हैं। मैं आज सरल धरती का विलासी, मैं मधुर मंजिलों का शिल्पी, केवल पथ का वासी। धन्यवाद।